16 साल के तिलक मेहता, जिन्होंने अभी अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, उन्होंने अपना खुद का पेपर्स एंड पार्सल नाम से एक ब्रांड बिल्ड किया, वो भी एक अमेजिंग आइडिया के साथ, जिसमें उन्होंने मुंबई के डब्बा वालों के साथ टाई अप किया और वो एक दिन में डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स को डिलीवर करते हैं और अभी तक इनकी कंपनी 100 करोड़ से भी ऊपर का टर्नओवर जनरेट कर चुकी है। ऐसे ही एक है रितेश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ओयो होटल्स, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फ्लैगशिप होटल बिजनेस के मालिक, उम्र मात्र 26 साल और टर्नओवर 5700 करोड़। आखिर ये सब यंग लोग कौन है, क्या करते हैं? एंड द आंसर इज बिजनेस। आज की डेट में 13-14 साल तक के बच्चे अपना बिजनेस खोल रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ उनको बिजनेस की नॉलेज दी जा रही है। मुझे हमेशा से ये लगता था कि साला हमें ये सब क्यों नहीं पढ़ाया गया। पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री की जगह अगर सही से ये बता देते कि बिजनेस के बेसिक्स क्या हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्चुअल मतलब क्या है, तो कितना सही होता। पर वो कहते हैं ना, इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो आज मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ, जो लेसन्स और स्टोरीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि एक ब्रांड कैसे बिल्ड किया जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स चाहिए होते हैं एक सस्टेनेबल बिजनेस डेवलप करने के लिए। साथ ही इन लेसन्स में हम ऐसे बिजनेस की बातें करने वाले हैं जिनका प्रोडक्ट तो आप जरूर कंज्यूम करते होंगे पर उनकी स्टोरीज नहीं जानते होंगे। तो आज मैं आपको 7 ऐसे अमेजिंग बिजनेस लेसन बताने वाला हूँ जिन्हें सक्सेसफुल बिजनेसमैन लोगों ने फॉलो किया और आज इंडिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेस में से एक है। सो लेट्स बिगिन। बिजनेस लेसन नंबर 1, स्टार्ट विद ए प्रॉब्लम। निखिल कामत जब सिर्फ 17 साल के थे, उन्होंने तभी से ही ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। उन्हें और उनके भाई को ट्रेडिंग का बहुत ही बड़ा कीड़ा था, जिस वजह से उन्होंने बहुत ही जल्दी अर्निंग शुरू कर दी थी और ट्रेडिंग करने लग गए। पर अपनी इस जर्नी में निखिल ने एक चीज देखी कि स्टॉक मार्केट में इतने कम लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसलिए है क्योंकि ना तो पब्लिक के पास और ना ही ब्रोकर के पास सही एक्सेस है। और आप जिस भी ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करते हो, वो इतनी हाई फीस चार्ज करते थे कि छोटे इन्वेस्टर के पास कुछ बचता ही नहीं था। वहीं एक अकाउंट खुलवाने के लिए 25 से 30 डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे, जिसमें एक महीना लग जाता था। और ऐसे में मार्केट को सिर्फ वही लोग एक्सेस कर पाते थे जो टियर 1 या टियर 2 सिटीज में रहते थे। गांव के लोगों को पता तक नहीं था कि स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब निखिल को भी खुद ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तब उन्होंने सोचा क्यों ना टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे बहुत से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर मार्केट को इजीली एक्सेस कर सके। और इसके बदले में वो सिर्फ 200 रुपए का मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज करते थे। और 2010 में उन्होंने जीरोधा की शुरुआत करी। जीरो का मतलब जीरो और रोदा का मतलब रोद यानी रुकावट। तो जीरोधा का मतलब वो बिना किसी रुकावट के इन्वेस्ट और ट्रेड करो। और जो प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स को और निखिल कामत को खुद ट्रेडिंग करते समय आती थी, उन्होंने ब्रोकरेज की इस प्रॉब्लम को कम किया और टेक्नोलॉजी की मदद से हर गांव, हर घर में सभी लोगों को स्टॉक्स और स्टॉक मार्केट का एक्सेस दिया। बिजनेस लेसन नंबर 2, कस्टमर फोकस अप्रोच। तो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद, प्लान बनाने के बाद जिस चीज पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है आपका कस्टमर। बहुत से बिजनेस और स्टार्टअप्स का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये है, वो सिर्फ प्रॉफिट और अपने ऊपर ध्यान देते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो अपने कस्टमर को और क्या वैल्यू दे सकते हैं। इसलिए आपके बिजनेस की कस्टमर फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए, यानी आपको वो सर्विस और वो प्रोडक्ट देना है जिससे एक कस्टमर पूरी तरह सेटिस्फाई हो सके। अब एग्जाम्पल के लिए अमेज़न का बिजनेस ही देख लो। पहले सिर्फ एक बुक स्टोर था, लोगों के पास सिर्फ बुक्स खरीदने का एक्सेस था। और तो और डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स उस जमाने में कहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी। लोगों को चाहिए था फुल सेटिस्फेक्शन। उन्हें सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि एक ऐसा स्टोर चाहिए था जहाँ उनकी जरूरतों का सारा सामान मिल सके जो उन्हें इजिली अवेलेबल नहीं हो पाता था। जेफ बेजोस ने कहा कस्टमर को जो चाहिए वो बनाएंगे, और फिर उन्होंने ए से लेकर जेड तक सारे आइटम्स अपने स्टोर पर लिस्ट किए और लोगों को वेबसाइट का एक्सेस दिया जिससे उन्हें घर बैठे बैठे सारा सामान मिल जाए। ऐसे उनका बिजनेस फैला, लोगों को अच्छा लगा। पर जैसे बिजनेस बढ़ा, एक प्रॉब्लम और सामने आई। लोगों को अपना सामान जल्दी से जल्दी चाहिए था, साथ ही बेस्ट क्वालिटी में। तो बेजोस ने कहा कस्टमर को जो चाहिए हम वो देंगे, और उन्होंने प्राइम मेंबरशिप की शुरुआत करी। अर्ली डिलीवरी और डिस्काउंटिंग बेनिफिट देके कस्टमर का अट्रैक्शन खींचा और उन्हें सेटिस्फाई किया। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद आपको जो अपना विजन रखना है वो पूरी तरीके से कस्टमर ड्रिवन होना चाहिए, ताकि आप उनकी जरूरतों के हिसाब से अपने बिजनेस को डेवलप कर पाओ और ग्रो कर पाओ। बिजनेस लेसन नंबर 3, इनोवेशन। तीसरा और अगला लेसन आता है जो आपको एक बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है इनोवेशन। देखो यार, क्या है ना, लोगों को ज्यादा टाइम एक ही चीज पसंद नहीं आती। उन्हें हर 6 महीने, साल भर में कुछ नया और एक्साइटिंग चाहिए होता है। अब ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हर बिजनेस इनोवेशन के जरिए नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विस इंट्रोड्यूस करे। एग्जाम्पल के लिए मुकेश अंबानी जी का ही बिजनेस देख लो। प्रोडक्ट मैनेजमेंट और इनोवेशन के मामले में इनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। पहले क्लोथिंग, फिर टेलीकॉम और फिर ऑयल रिफाइनरी, और अब टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। हर जगह मानो हमारे मोटा भाई का सिक्का चलता है। जियो की सिम एक ऐसा इनोवेशन था जिसमें कई कंपनीज को तो कंगाल कर ही दिया और कईयों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है क्या। भाई साहब, जियो की सिम का मानो ट्रेंड सा चल गया था।
था। और फिर अंबानी जी को 2023 में दिखी एक और अपॉर्चुनिटी OTT प्लेटफॉर्म की। अब यार इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट है क्रिकेट, जिसके लिए आप इंडियन से कितना भी पैसा खर्च करवा लो वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर अंबानी जी ने जो जियो के साथ किया था वही किया जियो सिनेमा के साथ। IPL फॉर फ्री ओनली ऑन जियो सिनेमा। 23,000 करोड़ में राइट्स ओन किए और IPL 2023 की व्यूअरशिप को उस लेवल पर पहुंचाया जहां पे बड़े बड़े टेक जायंट्स और डिजिटल प्लेयर्स सोच भी नहीं सकते थे। टोटल 50 मिलियन की व्यूअरशिप, वो भी 2 से 3 महीने के अंदर। अब हुआ क्या, फ्री में देखने में लोगों को लगा कि क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, बेकार कमेंट्री होगी, तो कोई क्यों ही देखेगा। पर अंबानी जी ने तो मानो एक ऐप में अपने पूरे स्टेडियम के दर्शन करा दिए। और जब इतनी सारी चीजें मिली तो उनके कस्टमर को भी वैल्यू मिली। पहले जहां लोगों को 400-500 रुपए के खर्च करने पड़ते थे OTT प्लेटफॉर्म के लिए, वहीं अंबानी जी ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा, कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस दिया और इनोवेशन की मदद से डिजिटल प्लेटफॉर्म के भी किंग बन गए। सो इनोवेट करो और डोमिनेट करो, क्योंकि क्या पता आपका कौन सा प्रोडक्ट स्काई रॉकेट कर जाए। बिजनेस लेसन नंबर 4, आइडेंटिफाई कंपटीशन एंड हैव ए स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव एडवांटेज। अगले 2 बिजनेस लेसन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कम्पिटिटिव एडवांटेज और बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर। और इन दोनों लेसन में मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जो इंडियन मार्केट के सबसे बड़े जायंट मिस्टर रतन टाटा जी के टेक्सटाइल ब्रांड है, एंड द ब्रांड नेम इज जूडियो। टाटा ग्रुप का जूडियो नॉर्मल सा ब्रांड, नो शो ऑफ, कोई भी हाईफाई मार्केटिंग नहीं, प्राइम लोकेशन पर एक भी स्टोर नहीं, 999 से ऊपर का एक भी प्रोडक्ट नहीं है। फिर भी मात्र 6 सालों के अंदर 350 से ज्यादा स्टोर खोल चुके हैं और 3200 करोड़ की सेल कर चुके हैं। बड़े बड़े ब्रांड जैसे रिलायंस ट्रेंड, ज़ारा, H&M को टक्कर दे रहा है। सब परेशानी की जो काम करने में इन्हें 10-12 साल लग गए, वो जूडियो इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कम्पिटिटिव एडवांटेज। दरअसल बात यह है कि टाटा जूडियो शुरू से ही एक मोटिव के साथ उतरा कि हम फास्ट फैशन के कपड़े बनाएंगे जो आमतौर पर डेली के यूज होते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट और जेंजी पहना करते हैं। अब इन्होंने देखा कि इंडिया के मोस्टली कस्टमर वही ब्रांड पहनना चाहते हैं जो रिलायंस ट्रेंड, H&M और ज़ारा बेच रहे हैं। तो इन्होंने एक ऐसा स्टोर खोला जहां आपको मॉल जैसा फील मिले, बड़े बड़े ब्रांड जैसी क्वालिटी और लार्ज वैरायटी का फैशन मिलेगा। और प्राइस क्या, मात्र 49 रुपए से शुरू होकर मैक्सिमम 999 रुपए। जी हाँ, 999 रुपए से ज्यादा का कोई भी आइटम नहीं है इनके पास। जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, शूज, सबके लिए सब कुछ, मॉल जैसा फील और फ्ली मार्केट जैसी प्राइस। अब जैसे ही टियर 2, 3, 4 की सिटीज के लोगों को ये पता लगा, उन्होंने भरमार लगा दी और ऐसे टाटा जूडियो ने बड़े बड़े ब्रांड से कंपटीशन ही खत्म कर दिया और हाईली सक्सेसफुल एडवांटेज बिल्ड किया। अब आता है बिजनेस लेसन नंबर 5, प्रोडक्ट एंड बिजनेस एक्सपेंशन। तो पिछले लेसन में हमने ये जाना कि जूडियो कैसे अपने लिए कंपटीटिव एडवांटेज बिल्ड किया और जैसे उनके पास लार्ज कस्टमर बेस बन गया, अब टाइम आ चुका था एक्सपेंशन का। अब दरअसल जूडियो का बिजनेस मॉडल ही कुछ इस तरह का है कि इनको अपने प्रोडक्ट्स में ज्यादा कॉस्ट लगानी ही नहीं पड़ती। ये खुद के स्टोर नहीं खोल के फ्रेंचाइजी मॉडल पर ऑपरेट करते हैं और ऐसी लोकेशन पर स्टोर खोलते हैं जहाँ प्रॉपर्टी का रेट महंगा ना हो, क्योंकि प्राइम लोकेशन पर तो वैसे ही बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पर अमीर कस्टमर दिल खोल के जाता है, पर एक मिडिल क्लास को चाहिए सुविधाएं, वो ये देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इनका प्रोडक्ट, ये डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा स्पेंड नहीं करते। नॉर्मल और जेंजी फैशन को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें लगाए रखते हैं और हर 4 महीने में नए नए प्रोडक्ट्स, नया सेटअप, पूरा नया स्टोर बना देते हैं, जिस वजह से लोग यहाँ से बल्क में सामान खरीदते हैं, क्योंकि हो सकता है अगली बार मिले ना मिले। दरअसल ये टेक्निक ज़ारा भी यूज करती है, जिसकी वजह से कस्टमर वहाँ से बल्क में सामान लेकर जाता है। खैर ज़ारा के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, इनकी स्टोरी भी बड़ी इंस्पायरिंग है। एनीवे, तो इस मॉडल की वजह से इनके पास कस्टमर बेस बढ़ा और अब चीजें सस्ती दाम पर मिलेगी तो लोग और भी ज्यादा आएंगे। इसके लिए इन्होंने बड़े बड़े स्टोर्स बनाए, जिनसे हुआ ये कि 2018 में सिर्फ 7 स्टोर से 2023 तक इनके 404 स्टोर हो गए। 6 सालों के अंदर अंदर इतना तेज एक्सपेंशन और 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये होता है रियल बिजनेस गेम, जिसको जूडियो ने बहुत ही जल्दी क्रैक कर लिया एंड स्टिल ये बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अब आता है बिजनेस लेसन नंबर 6, पिविट एंड प्रिजर्व। बिजनेस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन या कह लो प्रिंसिपल है, वो है पिविट एंड प्रिजर्व। यानी अपॉर्चुनिटी को पिविट करो, उन्हें राइट टाइम पर एक्ट करो और उन्हें प्रिजर्व करो। तो बात है 1941 वर्ल्ड वॉर के टाइम की। गुजरात से कांजीबाई देसाई नाम का एक गुजराती यूएस जाता है बिजनेस के लिए। अब होता क्या है कि वहाँ पर जापान के द्वारा हार्बर पर अटैक हो जाता है, जिस वजह से जापानीज और अमेरिकन में वॉर छिड़ जाती है। लैंड के प्रॉपर्टी सबका भारी नुकसान होता है और अमेरिकन गवर्नमेंट अमेरिका में रह रहे जापानीज लोगों को कैंप्स में शिफ्ट कर देती है। अब ऐसे में कांजीबाई देसाई को डील मिलती है 32 रूम के एक होटल की, जो एक प्राइम लोकेशन पर था और वो उन्हें 90% डिस्काउंट पर मिल रहा था। उन्होंने सोचा वॉर का टाइम है तो कोई नहीं आएगा तो क्या हुआ, पर कोई टूरिस्ट ही नहीं तो मेरे फैमिली मेंबर्स तो यहाँ रह ही लेंगे। और ये सोचकर उन्होंने ये डील लॉक करी और होटल खरीद लिया। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, उन्होंने अपनी फैमिली को बुलाया और धीरे धीरे जैसे ही टूरिज्म बढ़ा, उनका ये होटल भी चलने लगा। ऐसे 1970 में बहुत से गुजराती पटेल इंडिया से यूएस पहुंचे और वहाँ कम्युनिटी थी पर इतनी जॉब्स नहीं थी, क्योंकि इनकी
इनकी इंग्लिश कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए कोई व्हाइट कॉलर जॉब इन्हें नहीं मिल पा रही थी। पर हुआ क्या कि उन दिनों यूएस में पेट्रोल की काफी शॉर्टेज चल रही थी, जिस वजह से हाईवे पर ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती थी। लोग ट्रेवल कम कर रहे थे और इसी वजह से मोटर्स की प्रॉपर्टी बहुत सस्ते दाम पर मिल रही थी। तो गुजराती पटेल्स ने लोन्स की मदद से उन मोटर्स को एक्वायर करना शुरू किया और वहां पर सारे स्टाफ को हटाकर खुद ही काम करने लगे और अपने परिवार को ही सारी सर्विस पर लगाया। एंड फाइनली पेट्रोल क्राइसिस खत्म हुई, मोटर्स का बिजनेस चलने लगा और गुजरातियों की लॉटरी लग गई। और हाल ये है कि आज यूएस में टोटल 52,000 होटल्स और मोटल्स हैं, जिनमें से 23,000 सिर्फ गुजरातियों के पास है, जिसमें इन्होंने 6 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, जो कि यूएस की जीडीपी में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। अब आता है लास्ट बिजनेस लेसन नंबर 7, इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट एंड स्टोरी टेलिंग। लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन, इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट एंड स्टोरी टेलिंग। गुजराती और बिजनेस का मानो एक खासा सा रिश्ता है। मेरे ख्याल से जो माइंडसेट और डिटर्मिनेशन गुजरातियों के बिजनेस को लेकर है, वो शायद ही किसी और कम्युनिटी का हो। अपनी स्टोरी टेलिंग और एडवर्टाइजमेंट स्किल से ये हर किसी को लुभा ही लेते हैं। ऐसे ही एक कहानी है करसन भाई पटेल की, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा। 90s का ये फेमस एड तो आपको याद ही होगा। दरअसल इसके पीछे की कहानी है करसन भाई पटेल और उनके सपने की। निरमा ये नाम उनकी बेटी का था, जिसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और करसन भाई ये चाहते थे कि ये नाम लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो जाए। इसलिए रोज शाम को ऑफिस से आके वो डिटर्जेंट के एक फॉर्मूले पर काम किया करते थे और एक दिन उन्हें ये फॉर्मूला मिल ही गया, जिससे उनका ब्रांड शुरू हुआ। उन्होंने फास्फेट फ्री डिटर्जेंट बनाया, जिससे हाथ नरम रहते थे और जलन भी नहीं होती थी। पर मार्केट में और बड़े बड़े प्लेयर्स होने की वजह से उन्हें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। शुरुआत में वो खुद ही अपनी साइकिल लेकर घर घर जाया करते थे और धीरे धीरे लोगों को उनका प्रोडक्ट अच्छा लगा, उनके पास अच्छा खासा पैसा भी आना शुरू हो गया था। इसके बाद उन्होंने स्केल अप किया और सोचा कि कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे हर घर में मेरा ये प्रोडक्ट पहुंचे। तो उन दिनों न्यूज़पेपर और रेडियो का जमाना था, पर टीवी की प्रेजेंस अलग ही थी। उन्होंने न्यूज़पेपर रेडियो को इग्नोर किया और सीधा टीवी में ऐड किया, वॉशिंग पाउडर निरमा, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्हें कहीं ना कहीं हर हिंदुस्तानी के दिल में निरमा का नाम अमर कर ही दिया था। तो ये थी उनकी अमेजिंग स्टोरी टेलिंग, जिसने उन्हें सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के लेवल पर एक्सपोजर दिया और वो करसन भाई से डॉक्टर करसन भाई पटेल बने। तो देखो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सीधा सा ये है कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि टाटा अंबानी या गुजरातियों जैसा काम करो वही करो, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि मेरा कहना ये है कि उनके लेसन जैसे कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना, कस्टमर को प्रेफरेंस देना, कंटिन्यूअस इनोवेशन करना जिससे आपका कस्टमर बोर ना हो जाए, कंपटीटिव एडवांटेज बनाना, एक सर्टेन लेवल के बाद बिजनेस को एक्सपेंड करना और राइट अपॉर्चुनिटी को पिवट करना। तो आप इन सभी लेसन्स का यूज करके आज के जमाने का बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। आप मानो या ना मानो, बिजनेस करना जितना आज से 20 साल पहले मुश्किल था, आज नहीं है। लोग बैठे हैं पैसा लगाने को और आइडियाज पर इन्वेस्ट करने को। तो क्यों ना इस बिजनेस के सागर में हम भी अपनी डुबकी लगाएं और एक ब्रांड बिल्ड करके देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। जय हिंद।